मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक क्वेश्चन की आंसर राइटिंग सिखाऊंगा, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना है ये बताऊंगा, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट दिया हुआ है उस कंसेप्ट को भी मैं आज आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अभी ये क्वेश्चन 4-5 दिन पहले ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम 2026 के जीएस के पेपर फर्स्ट में, जो जीएस का फर्स्ट पेपर होता है, उसमें ज्योग्राफी के सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, उसका आंसर फ्रेम करने से पहले उस क्वेश्चन को 4-5 बार ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही उसके आंसर को फ्रेम करने का प्रयास कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, टुंड्रा रीजन्स आर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल। टुंड्रा प्रदेश पारिस्थितिकी दृष्टि से नाजुक हैं। ये जो टुंड्रा प्रदेश हैं, यहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये नाजुक है, ये संकटग्रस्त स्थिति में है। इसके बाद कहा जा रहा है कि बट इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, ये जो टुंड्रा क्षेत्र हैं जहाँ का जो कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल हैं, जो कि पारिस्थितिकी रूप से नाजुक हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं जिसकी दृष्टि से इन क्षेत्रों का जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो दो बातें हो रही हैं। पहली बात तो ये है इस स्टेटमेंट में कि टुंड्रा प्रदेश पारिस्थितिकी दृष्टि से नाजुक क्षेत्र हैं, लेकिन अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट को हमको एग्जामिन करना है। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट क्रिटिकली। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करना है हमको। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसका हमको परीक्षण करना है, इसको हमको एग्जामिन करना है, और वो भी क्रिटिकली एग्जामिन करना है। अब ये जो टेल वर्ड यूज़ किया गया है एग्जामिन, इसका मतलब क्या होता है, परीक्षण करने का मतलब क्या होता है, ज़रा इसको भी समझ लीजिए। देखिए, जब भी हम किसी स्टेटमेंट का परीक्षण करते हैं तो हम उस स्टेटमेंट में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, इसको खोजने का प्रयास करते हैं। या इसको मैं इस तरीके से कहूँ कि वो स्टेटमेंट कितना सही है और कितना गलत है, उसमें क्या क्या खामियां हैं, ये हमको बताना होता है। हमें उस स्टेटमेंट के संबंध में कुछ ऐसे फैक्ट्स प्रस्तुत करने पड़ते हैं जो कि उसकी कमियों को या उसकी खामियों को बताते हैं। यही मतलब होता है परीक्षण करने का या एग्जामिन करने का, कि ये स्टेटमेंट कितना सही है और कितना गलत है। अब हम इसको कैसे परीक्षण करेंगे, हम डेटा कहाँ से लेके आएंगे? तो वो डेटा हमारे पास रहता है। हम प्राइमरी डेटा तो उसके लिए कलेक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं, बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स हैं, कई सारे आर्टिकल्स हैं। हम उनको पढ़ते हैं और उनसे हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं, और उस डेटा के आधार पर, जो डेटा अभी हमारे मस्तिष्क में है, उस डेटा के आधार पर हम इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करेंगे, इस स्टेटमेंट का परीक्षण करेंगे कि ये स्टेटमेंट किस हद तक सही है और किस हद तक ये स्टेटमेंट गलत है। क्या इसकी खूबियाँ हैं, और क्या इसकी खामियाँ हैं, क्या इस स्टेटमेंट में और भी सुधार हो सकता है। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। और कैसे देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 150 शब्दों में हमको लिखना है। तो और क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी आप किसी और से अगर ये क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बताना शुरू कर देगा कि भाई ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो आप पहले तो टुंड्रा रीजन्स को डिस्क्राइब करिए कि ये टुंड्रा क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अगर आप इसको डिस्क्राइब करने लग गए तो 150 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर आप फ्रेम ही नहीं कर पाएंगे। तो जितनी बात पूछी जा रही है बस उतनी ही बात लिखिए। अगर स्टेटमेंट में सबसे पहले इकोलॉजिकली फ्रेजाइल शब्द का यूज़ किया गया है, तो सबसे पहला जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो इकोसिस्टम से संबंधित ही स्टेटमेंट लिखिए। आपको बिल्कुल भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि विश्व के कौन से भूभागों में ये टुंड्रा प्रदेश पाए जाते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ की जलवायु कैसी होती है, कुछ भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ये चीज़ें एक्सप्लेन करना शुरू कर दी तो टाइम भी निकल जाएगा और जो बात आपको बतानी थी वो आप लिख ही नहीं पाएंगे।
क्योंकि 150 शब्द बहुत कम शब्द हैं। 150 शब्द बहुत कम शब्द होते हैं, और इतने शब्दों में अपनी बात को, और जो बात पूछी जा रही है सही बात को कहना अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम सीधे शुरू करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि टुंड्रा विश्व के सबसे, यहाँ पर लिखा हुआ है टुंड्रा, ये जो टुंड्रा प्रदेश हैं विश्व के सबसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों इकोसिस्टम्स में से एक हैं। दुनिया के जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र हैं आज सभी प्रभावित हैं, सभी पर कोई ना कोई संकट आया हुआ है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसको यहाँ पर लिखने में बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है, कोई इसके लिए आपको ज़्यादा आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा एक जनरल स्टेटमेंट लिखिए। वैसे तो महासागरों में जो कोरल रीफ्स का जो इकोसिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन फिर भी पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनमें से एक ये भी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट लिखा है कि टुंड्रा विश्व के सबसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों इकोसिस्टम्स में से एक हैं। देखिए क्वेश्चन कहाँ था, टुंड्रा प्रदेश पारिस्थितिकी दृष्टि से नाजुक हैं। सीधे इसका आंसर आपने फ्रेम किया और सबसे पहले इसका आंसर लिखा। सीधे इसमें इसकी जो संवेदनशीलता है पारिस्थितिकी तंत्र की, ये जो संवेदनशीलता है सबसे पहले आपने उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखा। कोई आवश्यकता नहीं है इस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की। इसके बाद देखिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखेंगे जो कि किसी भी इकोसिस्टम का आधार है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट मिट्टी यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है। ये जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं ये बहुत ही ठंडे प्रदेश हैं। एक्चुअली यहाँ पर तापमान बहुत कम रहता है, -30 -40 तक यहाँ का तापमान रहता है, और 12 महीने। गर्मियों में तापमान अगर पहुँचेगा तो 4-5 डिग्री तक पहुँचता है, लेकिन 10-11 महीने तापमान जो है वो -20 -30 से नीचे रहता है। तो ये विश्व के सबसे ठंडे क्षेत्रों में से हैं। तो यहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी में लगभग 1 मीटर तक 1.25 मीटर तक जो मिट्टी में जो पानी होता है वो पानी जम जाता है बर्फ़ के रूप में। तो वहाँ की मिट्टी में जो पानी होता है वो बर्फ़ के रूप में जम जाता है अत्यधिक ठंड के कारण। तो इस कारण से वहाँ की मिट्टी को कहा जाता है परमाफ्रॉस्ट मिट्टी या परमाफ्रॉस्ट सॉइल। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है परमानेंटली फ्रॉस्ट। यहाँ की मिट्टी हमेशा जमी हुई रहती है। लगभग साल के 10 महीने तो यहाँ की मिट्टी का जो जल है वो जमा हुआ रहता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो परमाफ्रॉस्ट सॉइल है वो यहाँ के इकोसिस्टम का आधार है। क्यों है अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे, उसको समझेंगे। लेकिन हमको बात करनी है, हमेशा हम हर बार बात करेंगे और यह सिद्ध करेंगे कि ये जो क्षेत्र है, ये जो टुंड्रा प्रदेश है वो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, वो पारिस्थितिकी रूप से नाजुक क्षेत्र है। हर बार हम ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अगली बात मैं जो लिखने जा रहा हूँ, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि यह मिट्टी, ये जो परमाफ्रॉस्ट जो सॉइल है, यह मिट्टी, इसी की बात हो रही है। यह मिट्टी हमेशा से कार्बन सिंक का कार्य करती आई है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसको आपको समझा भी देता हूँ ये कार्बन सिंक है क्या। देखिए यहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी में जो जल है वो हमेशा बर्फ़ के रूप में रहता है। अच्छा, मिट्टी के ऊपर कुछ वेजिटेशन भी उगती होंगी, कुछ जानवर भी होंगे। तो जब ये वेजिटेशन डेड हो जाती हैं, जब ये जानवर डेड हो जाते हैं तो अंततः वो इसी मिट्टी में जाके मिल जाते हैं। लेकिन अत्यधिक ठंड होने के कारण, जमी हुई मिट्टी होने के कारण इन मृत जीवों का, इन मृत पौधों का जो डिकम्पोजिशन है वो नहीं होता है। क्योंकि जो वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मृत शरीरों का अपघटन करते हैं, उनके कार्य करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है ठंड के कारण, अत्यधिक ठंड के कारण। तो इस कारण से जो डेड ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर होता है उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। वो डेड ऑर्गेनिक मैटर इसी मिट्टी में जमा रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस वहाँ के डेड ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन शुरू हो जाए तो क्या होगा कि उन मृत जैविक पदार्थों से गैसेस निकलना शुरू करेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैसेस उनसे निकलना शुरू करेंगी, जो कि अभी उनके शरीर में कार्बन में उनके शरीर में अभी जमा हुई हैं, वो डिकम्पोजिशन के बाद निकलना शुरू करेंगी। और बहुत बड़ी मात्रा में पूरे के पूरे टुंड्रा प्रदेश में ये डेड ऑर्गेनिक मैटर्स प्रिजर्व हैं,
अभी ये सड़े नहीं हैं, धीमे धीमे ये सड़ना शुरू कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितनी खतरनाक ग्रीन हाउस गैस होती है, और उससे भी 25 गुना ज़्यादा हानिकारक गैस होती है मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा हानिकारक गैस होती है मीथेन। ये दोनों गैसें जो हैं, जब इन जीवों के सड़ने से जब निकलेंगी तो ये वायुमंडल में जाके मिल जाएंगी, और वायुमंडल में जब इन ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ेगा। तो इस कारण से कि अभी भी इन क्षेत्रों में ये डेड ऑर्गेनिक मैटर्स जमा हुए हैं, अभी ये पूरी तरीके से अपघटित नहीं हुए हैं, इनमें ये गैसेस अभी अंदर हैं, कार्बन अभी इनके शरीरों में है। इस कारण से इस टुंड्रा प्रदेश की इस मिट्टी को, इस परमाफ्रॉस्ट सॉइल को कार्बन सिंक कहा जाता है। यहाँ पर अभी कार्बन जमा हुआ है, अभी निकला नहीं है। जिस दिन ये पूरा कार्बन निकल जाएगा, हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर, हमारे जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, और उसके दुष्परिणाम बहुत ही ज़्यादा कठिन होने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि यह जो मिट्टी है वो हमेशा से कार्बन सिंक का कार्य करती आई है। यहाँ पर जमा हुए डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, चाहे वो पेड़ पौधों के शरीर हों या वो पशुओं के शरीर हों, वो अभी अपघटित नहीं हुए हैं, वो वैसे के वैसे ही जमा हैं। कार्बन अभी उनमें जमा है, अभी निकला नहीं है। लेकिन परंतु आगे मैं क्या लिखता हूँ आप उसको देखिए। परंतु वर्तमान समय में भूमंडलीय ऊष्मन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मिट्टी में जमा CO2 तथा मीथेन गैसें वायुमंडल में लगातार मिल रही हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ की जो परमाफ्रॉस्ट जो सॉइल है उसमें जो जमा हुआ पानी है वो धीमे धीमे पिघलना शुरू कर रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, मिट्टी का जो टेम्परेचर होता है उसके तापमान में वृद्धि हो रही है। तो उसमें पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो कि कार्बनिक पदार्थों के शरीर को सड़ा देते हैं, वो एक्टिव हो रहे हैं, वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। और वो जैसे ही एक्टिव होंगे, वो वहाँ पर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है उसको सड़ाना शुरू करेंगे, उसको अपघटित करना शुरू करेंगे, उसको डिकम्पोज करना शुरू करेंगे। और उसका परिणाम ये होगा कि वहाँ से CO2 और मीथेन गैसें निकलेंगी और अंततः वो हमारे वायुमंडल में जाके वायुमंडलीय गैसों के साथ मिल जाएंगी, और उन ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और उसका क्या दुष्परिणाम होगा ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा था कि यह मिट्टी हमेशा से कार्बन सिंक का कार्य करती आई है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस हमेशा इसके अंदर स्टोर रहा करती थी, आज वो निकलने लगी है। क्यों? परंतु वर्तमान समय में भूमंडलीय ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण मिट्टी में जमा CO2 तथा मीथेन गैसें वायुमंडल में लगातार मिलती जा रही हैं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये गैसेस जो कि कभी कार्बन सिंक हुआ करता था, उस कार्बन सिंक से आज वो गैसेस निकलना शुरू हो गई हैं और हमारे वायुमंडल की गैसों में जाके मिलना शुरू हो गई हैं, जो पुनः भूमंडलीय ऊष्मन के प्रभाव में वृद्धि करती हैं। अब वहाँ से गैसें निकलेंगी, हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में जाके अन्य गैसेस के साथ मिक्स अप हो जाएंगी और फिर से ग्लोबल वार्मिंग में वो वृद्धि कर देंगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि हो जाएगी। कहने का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग में बार बार वृद्धि होती चली जाएगी जैसे जैसे ये गैसेस एटमॉस्फेयर में आती रहेंगी। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि अब प्रेजेंट टाइम पे क्या हुआ है कि ये जो टुंड्रा प्रदेश हैं वो कार्बन सिंक की जगह कार्बन का सोर्स बन गए हैं। ये कार्बन को बनाने लग गए हैं, कार्बन को निकालने लग गए हैं। जो कार्बन कभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के शरीर में हुआ करता था, अब वो वायुमंडल में आ गया है CO2 और मीथेन के रूप में। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। और जैसे जैसे अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तापमान फिर बढ़ेगा, फिर बर्फ़ पिघलेगी कुछ क्षेत्रों की, फिर वहाँ की मिट्टी में पड़े हुए पदार्थ अपघटित होंगे, फिर से गैस निकलेगी। तो ये साइकिल चलता रहेगा, बर्फ़ भी पिघलती रहेगी, वहाँ पर पड़े हुए डेड ऑर्गेनिक मैटर भी सड़ते रहेंगे, गलते रहेंगे, उनसे निकलने वाली गैसेस पुनः वायुमंडल में आके मिल जाएंगी और वायुमंडलीय गैसें पुनः तापमान बढ़ा देंगी और फिर तापमान बढ़ने से फिर से बर्फ़ पिघलेगी। तो ये साइकिल,
ये साइकिल चलता रहेगा। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि अब टुंड्रा जो है कार्बन सिंक की जगह कार्बन सोर्स बन गया है। तो देखिए किस तरीके से मैंने अभी तक आपको ऊपर से नीचे तक, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी मैंने आपको बताया कि ये जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल हैं। इसके संबंध में मैंने कुछ तथ्य रखे हैं और ये सारे के सारे तथ्य सेकेंडरी डेटा पर आधारित हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टेटमेंट था जिसमें कि हमको परीक्षण करना था, पहला उसका मुद्दा था कि ये जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं ये पारिस्थितिकी रूप से नाजुक प्रदेश होते हैं। काफ़ी हद तक ये बात सही है। जो जानकारी, जो सेकेंडरी सोर्सेज से जो हमारे पास जो जानकारी है, उस जानकारी के आधार पे इस स्टेटमेंट की आधी बात तो भाई बिल्कुल करेक्ट है। आगे भी अभी कुछ समझते हैं और भी चीज़ें देखते हैं यहाँ के बारे में। अब हम यहाँ की बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। सबसे पहले हमने मिट्टी की बात करी, उसके बाद अब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी वैरायटी, उनके प्रकार कम होते हैं, कम संख्या में मतलब उनकी वैरायटी कम होती है। वैरायटी कम होने का मतलब है कि यहाँ पर कहा जाए सीधे सीधे कि यहाँ पर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी कम होती है। जीव जंतु मिलते हैं लेकिन उनमें विविधता नहीं मिलती है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु नहीं मिलते हैं। तो इस आधार पर बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर काफ़ी कम होती है, जिस कारण से क्या होता है, यहाँ की जो खाद्य श्रृंखलाएँ, जो फूड चेन होती हैं वो छोटी होती हैं। क्योंकि जीवों की वैरायटी कम है, इस कारण से यहाँ की जो फूड चेन होगी वो छोटी होगी। अब उसमें क्या होगा कि अगर बीच में कोई एक जीव की संख्या कम हो जाए तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, और जैसे ही फूड चेन डिस्टर्ब हुई वैसे ही इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी और इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ पर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी कम है, जिस कारण यहाँ की खाद्य श्रृंखलाएँ छोटी होती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण किसी एक भी जीव की संख्या कम होने पर पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा। फूड चेन में एक भी जीव अगर डिस्टर्ब हो गया, उसकी संख्या अगर डिस्टर्ब हो गई तो पूरी की पूरी फूड चेन का मतलब है इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। देखिए कितना नाजुक यहाँ का इकोसिस्टम है। और जीव क्यों, आखिर जीवों पर संकट क्यों आ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है, उन क्षेत्रों में बर्फ पिघल रही है। जितने तापमान में उन जीवों ने अपने शरीर का अनुकूलन कर लिया है, अब वो उस तापमान में वृद्धि होने लगी है, तो जाहिर सी बात है कि उन जीवों की संख्या में भी कमी आएगी, और ये हो रहा है। तो इस बात को भी यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी था। यहाँ अत्यधिक शीत के कारण वनस्पतियों के विकास की दर भी काफ़ी धीमी होती है। ये स्टेटमेंट भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था बायोडाइवर्सिटी के बारे में यहाँ की, कि यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी कम होती है, जीवों की वैरायटी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर जो जानवर हैं उनमें से जैसे कि रेनडियर प्रमुख है, पोलर बियर प्रमुख है, और रेनडियर को ही कैरिबू भी कहा जाता है। यूरेशिया में रेनडियर बोला जाता है, और उसी जीव को कनाडा के उत्तरी भाग में, अलास्का में, वहाँ पर उस जीव को कैरिबू बोला जाता है। तो गिने चुने यहाँ पर मछलियों के प्रकार हैं, गिने चुने यहाँ पर जानवर हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर वनस्पति की बात हो रही है तो यहाँ पर वैसी वनस्पति नहीं मिलती है जैसी हमारे क्षेत्रों में, गर्म क्षेत्रों में मिलती है। यहाँ पर वनस्पति का जो स्वरूप है वो मॉस और लाइकेन में परिवर्तित हो गया है। एक तरीके से आप इसको काई समझिए। तो यहाँ की जो वनस्पति है वो कैसी होगी? मॉस, लाइकेन, कहीं कहीं पर घास के मैदान आपको मिल जाएंगे, कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत झाड़ियाँ मिल जाएंगी, और बहुत दूर दूर इक्का दुक्का कोई ना कोई आपको पेड़ दिख जाएगा। तो वनस्पति नाम मात्र की है। लेकिन एक बड़ी समस्या है यहाँ पर कि ठंड के कारण यहाँ की जो वनस्पति है उसकी वृद्धि की जो दर है, उसकी ग्रोथ की जो रेट है वो बहुत स्लो होता है। मतलब अपने यहाँ गर्म प्रदेशों में आप एक चने का बीज लीजिए और उसको गमले में गाड़ दीजिए, तो 2 दिन में देखेंगे कि इतना बड़ा तो एक पौधा आपको तैयार मिल जाएगा। लेकिन इतना बड़ा पौधा तैयार होने में यहाँ महीनों लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ तापमान बहुत कम है।
ठंडा प्रदेश है, तो वनस्पतियों के ग्रोथ की रेट कम होती है। अब इस बात को कहने का मतलब ये है कि अगर वनस्पति नष्ट हो गई तो दोबारा दोबारा उसको उसी स्टेज तक आने में, डेवलप होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ की वनस्पतियाँ भी काफ़ी नाजुक हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ की जो पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी है वो भी संकटग्रस्त स्थिति में है, चाहे वो जीव जंतु हो या वो वनस्पति हो। तो अभी तक मैंने जो भी फैक्ट्स प्रस्तुत किए, जो भी मैंने तथ्य यहाँ पर मैंने आपको बताए, वो सारे के सारे जो ये बात सिद्ध करते हैं कि ये टुंड्रा प्रदेश पारिस्थितिकी दृष्टि से नाजुक प्रदेश होते हैं। अब बात आती है कि ये प्रदेश क्या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भी हैं, और अगर आर्थिक रूप से ये प्रदेश महत्वपूर्ण हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं के कारण इन प्रदेशों में यहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर भी कोई प्रभाव पड़ता हो। अब इसको हम लोग देखेंगे। अब इसके लिए मैंने यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में क्या है कि पेट्रोलियम पदार्थों, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, डायमंड और रेयर अर्थ एलिमेंट्स आदि की प्राप्ति ने इस क्षेत्र के आर्थिक महत्व को भी उजागर कर दिया है। अब ये जो क्षेत्र हैं टुंड्रा प्रदेश, यहाँ पर चट्टानों के नीचे, क्योंकि बहुत पुरानी चट्टानें हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी ये चट्टानें हैं, और यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, डायमंड और कई एक रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलने से इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास शुरू हो गया है। आर्थिक विकास कहें या ये कहें कि खनन शुरू हो गया है इन क्षेत्रों का। वैसे तो इन क्षेत्रों में मानवों की जनसंख्या बहुत कम है, मानव इन क्षेत्रों में ज़्यादा निवास नहीं कर पाते हैं क्योंकि रहने लायक स्थितियां नहीं हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन तत्वों को, आर्थिक रूप से इन महत्वपूर्ण तत्वों का खनन करने के लिए मनुष्य ने ऐसे क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिया है और ऐसे क्षेत्रों में इन तत्वों का खनन भी शुरू कर दिया है। यह क्षेत्र बड़े हाइड्रोकार्बन भंडार के लिए जाने जाते हैं। मतलब नीचे, चट्टानों के नीचे इन क्षेत्रों में बड़े बड़े भंडार हैं हाइड्रोकार्बन्स के, जैसे रूस का यमल प्रायद्वीप और अलास्का की प्रुद्वे की खाड़ी, ये अपने हाइड्रोकार्बन भंडारों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यही नहीं, रूस की 90% नेचुरल गैस इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होती है। ये प्रदेश जिन देशों में आते हैं उन देशों को तो फ़ायदा है। इस बात को मैंने आगे लिखा कि इन पदार्थों का खनन संबंधित देशों या कंपनियों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। भाई, अगर हमारे देश में इस तरीके के पदार्थ चट्टानों में मिलने लग जाएं तो हम ऐसे पदार्थों का खनन करके उनको मार्केट में बेचकर बाहर के देशों में उनको एक्सपोर्ट करके अपने देश में आर्थिक वृद्धि कर सकते हैं। इन पदार्थों का खनन संबंधित देशों, कंपनियों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है, लेकिन इन खनन गतिविधियों से स्थानीय समुदायों और पारिस्थितिक तंत्र को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। ये जो माइनिंग की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में जीव जंतु, पेड़ पौधे के साथ मनुष्य भी आते हैं, तो उनको भी नुकसान पहुँच रहा है। क्यों? क्योंकि जब खनन कार्य किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मोटर्स, बड़ी बड़ी मोटर्स चलाई जाएंगी, ड्रिलिंग की जाएगी, मिट्टी को नुकसान पहुंचाया जाएगा, और मोटर चलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ के वातावरण में, वहाँ के वायुमंडल में जाके मिल जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ कर देगी। तो इन खनन गतिविधियों से वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसको बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ वहाँ का जो लोकल इकोसिस्टम है उसको भी नुकसान हो रहा है। इन आर्थिक क्रियाओं को सीमित तथा विनियमित करने की आवश्यकता है क्योंकि इनसे भूमंडलीय ऊष्मन में वृद्धि हो रही है। अगर ये आर्थिक क्रियाएं इसी प्रकार से चलती रहीं, इनको कंट्रोल नहीं किया गया, तो वहाँ की मिट्टी को नुकसान पहुँचेगा, वहाँ के तापमान में वृद्धि होगी लोकल लेवल पर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेस हैं वो वायुमंडल में आके मिलेंगी और उससे ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो वो क्षेत्र तो नाजुक हैं ही, लेकिन प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इन टुंड्रा क्षेत्रों पर में ही गर्मी होगी,
इसका प्रभाव पूरे विश्व में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो पूरे 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 वर्ल्ड में, हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें मिक्स हो जाएगी जाके, तो तापमान में तो वृद्धि होगी, तो पूरी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। तो इन खनन एक्टिविटीज़ को, भले ही ये उन देशों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं, यूरेनियम मिल रहा है, डायमंड मिल रहा है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल रहे हैं, उन देशों को बहुत फ़ायदा है, आर्थिक रूप से ये क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसे आर्थिक विकास का क्या फ़ायदा कि हम अपनी पृथ्वी के तापमान में स्वयं वृद्धि कर जाएं, और वो भी बहुत ही तीव्र गति से। और इसके दुष्परिणाम मुझे कोई आपको बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही खतरनाक इसके परिणाम होने वाले हैं। अगर ये टुंड्रा प्रदेश, इस टुंड्रा प्रदेश के इकोसिस्टम को प्रिजर्व नहीं किया गया, जो कि पहले से ही नाजुक स्थिति में है, भले ही ये देश आर्थिक रूप से इन प्रदेशों में लाभ कमा रहे हैं, लेकिन हमको लॉन्ग टर्म में सोचना है, हमको दीर्घ काल में सोचना है। हमको ये सोचना है कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, हमारा बायोस्फीयर, हमारी पृथ्वी का जो जलवायु है, उसका जो तापमान है, वो किसी तरीके से जो प्रेजेंट टाइम का लेवल है कम से कम उस पर तो बनी रहे, उससे ज़्यादा तापमान में वृद्धि ना हो, नहीं तो इसके दुष्परिणाम बहुत अधिक होंगे। इन क्षेत्रों की बर्फ़ और इससे उत्तर में स्थित और अंटार्कटिका में स्थित और पहाड़ी क्षेत्रों की जो बर्फ़ है वो सब पिघल जाएगी, और इसके पिघलने के दुष्परिणाम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ का हमको कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का, कि ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एरिया हैं, लेकिन ठीक है, पार्शियल रूप में सही है, लेकिन अगर हम पारिस्थितिकी दृष्टि से देखेंगे, पूरे वैश्विक परिदृश्य में अगर उस बात को देखेंगे, तो ये बात गले से उतरती नहीं है। ऐसे विकास से कोई फ़ायदा नहीं है कि हम अपने ही घर को नुकसान पहुंचाएं। तो फाइनली मैंने इसके लिए एक कंक्लूज़न तैयार किया हुआ है, वो कंक्लूज़न भी आप देख लीजिए कि इन क्षेत्रों का दीर्घकालिक पारिस्थितिकी महत्व इनके अल्पकालिक आर्थिक महत्व से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छा मैंने यहाँ पर कंक्लूज़न लिखा है। जैसा स्टेटमेंट यूपीएससी वालों ने दिया, उससे भी अच्छा एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है कंक्लूज़न के रूप में, कि इन क्षेत्रों का जो दीर्घकालिक पारिस्थितिकी महत्व है वो इनके अल्पकालिक आर्थिक महत्व से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमको हमारी पृथ्वी के इकोसिस्टम के बारे में पहले सोचना पड़ेगा, और उसके बाद हमको आर्थिक विकास के बारे में विचार करना पड़ेगा। हम पृथ्वी के इकोसिस्टम को नष्ट कर दें और आर्थिक विकास करते जाएं तो किसके लिए विकास करेंगे? जब हम ही नहीं रहेंगे तो विकास किसके लिए होगा? तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने इस क्वेश्चन के संबंध में, इस क्वेश्चन में जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, इस स्टेटमेंट को किस तरीके से मैंने एग्जामिन किया है, इसके फेवर में मैंने कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं, और कैसे मैंने बताया है कि ये क्षेत्र इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन किस हद तक इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है कि हम उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा ही बर्बाद कर दें, अपने घर को खुद ही आग लगा लें। ऐसे आर्थिक विकास से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आधा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है और आधा स्टेटमेंट जो है वो पार्शियल सही है। तो इस तरीके से मैंने इसको एग्जामिन किया है और इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण किया, आपको मैंने बताया, इसके कंसेप्ट को मैंने आपको समझाया। आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक पर चिंतन कीजिएगा, मनन करिएगा, और इस पर आप पुनः अपने आप से, खुद से इसका एक आंसर फ्रेम करिएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम कर ले जाएंगे। धन्यवाद।